Shri Shakti Singh Goyal is not present. Shri Arun Singh. धन्यवाद चेयरमैन सर। आज मैं केंद्रीय बजट 2023-24 में जो देश के वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। और इस समय से मैं देख भी रहा हूं, जो विपक्ष के पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी है, मुख्य रूप से अलग अलग बहाना बना करके संसद को लगातार संसद में हंगामा करना और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना, उसके बाद संसद से वॉकआउट करना, वह यहाँ पे नहीं है। होते तो और अच्छा लगता, या तो उनके बारे में कुछ और होता था। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भी है, अर्थात सभी क्षेत्रों के लिए है, चाहे लद्दाख के दूर दराज के गांव हों, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के गांव हों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लेकर के दूर दराज के गांव, कन्याकुमारी के गांव, वहां सभी क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। वहीं सभी व्यक्तियों के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है और इसीलिए पूरा देश एक ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहा, अभिनंदन कर रहा है। हमें तो याद है कि जब 2013-14 का बजट आया था, उसमें यूपीए की सरकार थी और जाने का वक्त उस समय था। उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने यह बात कही थी कि उस समय के बजट के बारे में लॉलीपॉप बजट कहा था, इलेक्शन बजट कहा था और फुल ऑफ टोकनिज्म, इस प्रकार की संज्ञा दी गई थी। और उस समय भी यही था कि 2013-14 का जब बजट था तो अगले साल चुनाव होने वाले थे और यह बजट भी इस बार जो पेश हुआ है तो 2024 में, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बजट के बारे में किसी ने भी यह शब्द नहीं कहा कि यह इलेक्शन बजट है, लोक लुभावना बजट है, बल्कि सभी ने एक ही बात कही कि यह बजट मोदी जी ने दिया, ये देश के लिए, समाज के लिए, सभी व्यक्तियों का बजट है। इस बात की लगातार प्रशंसा की। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने 2013-14 के बजट में एक बात कही और यह आज इसलिए भी कहना जरूरी है कि आप जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जो है अपना कदम से कदम मिला करके चल रही है, एक दूसरे के बाह में हाथ डाल करके चल रहे हैं। हमने संसद में देखा किस प्रकार से एक साथ मिलकर के हंगामा कर रहे हैं। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता ने कहा था बजट के बारे में, और कहा था कि वित्त मंत्री जी 2013-14 के बारे में कि वित्त मंत्री जी, इतना भ्रष्टाचार है आपकी सरकार में, इस भ्रष्टाचार को बिना रोके जो आपके फिजिकल डेफिसिट है उसको कैसे पूरा कर पाओगे। मतलब उस समय आम आदमी पार्टी के नेता जो ने भी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस सरकार के द्वारा जो बजट ले आया गया था यूपीए के द्वारा, उसका उन्होंने एक तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, विरोध किया था। और आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन चुकी है, इसलिए उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। 2013-14 का जब बजट आया था, वो अंतिम बजट यूपीए का था, इसलिए बताना जरूरी है। एक सर्वे एजेंसी ने रिसर्च कराया और सर्वे एजेंसी ने जो रिसर्च कराया, पी सर्वे एजेंसी ने,
तो यह पाया कि 10 में से 7 भारतीय नाखुश थे, क्योंकि उस समय चारों ओर अंधकारमय था, घोटाला ही घोटाला था, पॉलिसी पैरालिसिस था। यहां तक कि यह स्थिति थी कि जब विदेश में जाकर के चिदम्बरम जी भी गए थे, जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए कि हम 25 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इकट्ठा करना चाहते, $25 बिलियन का, तो यह जानना जरूरी होगा पूरी ताकत लगाने के बाद बाहर से पैसा नहीं मिला, 3.75 बिलियन ही डॉलर ले आ पाए। लेकिन आज स्थिति देखिए बदली हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है। आज सबसे अधिक एफडीआई भारत में आ रहा है, और अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में देखिए 2.5 साल में, तो जहां $3.75 बिलियन नहीं मिलता था, आज $887 बिलियन एफडीआई भारत में आया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पे भरोसा है, उनके काम पे भरोसा है। और आज फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति यह है कि 572 बिलियन आज फॉरेक्स रिजर्व भारत में है, जहां आसपास के देश जो है कंगाली से गुजर रहे हैं, वहीं हमारा खजाना फॉरेक्स रिजर्व से भरा हुआ है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मान्यवर, कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2013 फरवरी 13 में उसका -2.8 था, मतलब -2.8 मतलब निगेटिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ था 2013 में। वह तो नौकरियां तो जा ही रही थी, उस अर्थव्यवस्था को देश के प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया, उसको लेकर के चले, और आज स्थिति बिल्कुल बदली हुई दिख रही है। लंदन का द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है, वह सामान्य रूप से हमारे खिलाफ ही, थोड़ा भारत खिलाफ रहता है, लेकिन वह भी मोदी जी के नीतियों के बारे में और देश की प्रगति के बारे में अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने भी कहा, द इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स ब्राइट स्पॉट इन साउथ एशिया में भारत की अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्पॉट में उगता हुआ स्थान है, द इकोनॉमिस्ट ने लिखा। उसी प्रकार से हम सबको मालूम है कि 2010 में से लेकर 14 की स्थिति तो खराब थी। 2014 में भारत की इकोनॉमी की स्थिति यह थी कि हम विश्व में 10वें स्थान पे थे। यह प्रधानमंत्री जी मोदी जी की नीतियां थी, उनका विजन, उनका सोच, उसका नतीजा था। उसका नतीजा यह हुआ कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने। और अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली, उसने अपने रिसर्च में कहा है कि 2027 में भारत जर्मनी और जापान को छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये मॉर्गन स्टैनली ने कहा। विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, उनको देश पे तो भरोसा है नहीं, उनको बाहर के एजेंसियों पे भरोसा है, बाहर के देश जो कहते हैं उनकी अधिक बात सुनते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम द इकोनॉमिस्ट, मॉर्गन स्टैनली और जो अखबार जो प्रशंसा कर रहे हैं, मैगजीन प्रशंसा कर रहे हैं भारत की अर्थनीति के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में, उसको तो समझ करके इस सदन में भी तारीफ उनको करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी बात पे उनको भरोसा है। और यह स्थिति भारत की धीरे धीरे दुनिया में बदलती जा रही है। 2014 से पहले जब दुनिया में स्थिति यह थी कि जब दुनिया बोलती थी तो भारत सुनता था। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। यह परिवर्तन आया है। देश की आजादी के समय और उसके बाद भी सब लोगों ने एक सपना देखा था, और सबके मन में सपना भी है कि भारत समृद्धशाली हो, भारत शक्तिशाली हो, और विकसित भारत का सपना सबके मन में है। इस सपने को 6 दशक से यूपीए के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जो शासन किया, वह सपना ही सपना रह गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में यह समृद्धशाली भारत,
शक्तिशाली भारत, यह सपना संकल्प के रूप में लेकर के आगे चल रहे हैं और यह संकल्प अब सिद्धि को प्राप्त करेगा 2047 तक। 2047 तक एक समृद्धशाली भारत, शक्तिशाली भारत और यह विकसित भारत, यह आजादी के 25 वर्ष जो अमृत काल के होंगे, इसमें हम प्राप्त करेंगे। मान्यवर, बजट में सप्तऋषि की बात कही गई। जब बजट बनाया गया है, सप्तऋषि 7 प्राथमिकता, सबको यह मालूम है, यह किसी बात से छिपी नहीं है। देश का एक एक व्यक्ति जानता है कि सरकार की नीतियां के केंद्र बिंदु में अगर कोई होता है तो देश का गरीब होता है, देश का शोषित होता है, देश का वंचित होता है। उस केंद्र बिंदु में एक आदिवासी के कल्याण का होता है, दलित के कल्याण के लिए होता है और पिछड़ों के कल्याण के लिए होता है। यह एक तरीके से सब लोग जानते हैं, यह सत्य हो चुका है। इसलिए इस बात पे अगर अपोजिशन कोई बात कहता है तो देश सुनता नहीं है, और सुनता नहीं उसी के कारण है कि जो जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि 2014 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 5 करोड़ वोट अधिक मिला, और 2024 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में मोदी जी के नाम से और 5 करोड़ अधिक वोट मिलेगा और पहले से अधिक हम सीटें जीत करके आएंगे। यह विपक्ष को समझना चाहिए। हम 7 प्राथमिकताओं के आधार पर समावेशी विकास होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा। अंतिम छोर तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। बुनियादी ढांचा और निवेश सुदृढ़ होना चाहिए। क्षमताओं का विस्तार हो, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रबंधन की बात, यह 7 आधार पे मुख्य रूप से बजट रखा गया है। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पर कैपिटा इनकम जब यूपीए के समय 2014 थी, आज जो नीतियां हैं देश में, जिस प्रकार से लोगों को लाभ हो रहा है, आज पर कैपिटा इनकम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल हुई है। 1,97,000 पर कैपिटा इनकम हुई है, वो डबल है 2014 के मुकाबले। मानव बजट का साइज पहले 30 करोड़ से ऊपर नहीं होता था, अब 45 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए 45 लाख करोड़ रुपए हुआ है। जब 2 साल पहले बजट रखा गया तो यहां पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा फिजिकल डेफिसिट जो 6.9%, 7% हो गया, इसका कैसे कंट्रोल करोगे? हम लोगों ने समझाने की बात की, चिदम्बरम जी यह कोविड का समय है, फैक्ट्रियां बंद थी, तो आप जीडीपी और फिजिकल डेफिसिट की बात कैसे करते हो? लेकिन फिर भी वही चीज ले आकर के बात कहे। मैं कहा एबनॉर्मल सिचुएशन की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा। आज यह नतीजा यह है कि अर्थव्यवस्था पटरी पे हो चुकी है, या पटरी पे आ गई है। 2022-23 में 6.4% फिजिकल डेफिसिट और 2023-24 में इस साल 5.9% है, और 2025-26 में यह फिजिकल डेफिसिट वित्तीय घाटा 4.5% हो जाएगा, जो एफआरबीएम को हम मानने वाले हैं उसके अंतर्गत रहेगा। यूपीआई के समय में अब कहने की बात नहीं है, 6.6% अंडर प्रोविजनिंग के बाद भी होता था, बहुत सारे प्रोविजन नहीं करते थे। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी, हम यह बताना चाहेंगे कि यह जो आय करदाता है, जिनको आय करदाता, उनकी भरोसा आज मोदी जी पे बड़ा है, विश्वास बड़ा है। और 2013-14 में आय करदाता 3.6 करोड़ थे, 2013-14 तक 3.6 करोड़ आय करदाता थे। और आय करदाता, अगर हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं, तो आय करदाता जो होता है उसको हम दान करदाता कहना चाहिए, कि उसके टैक्स से जो है वह जा करके लोगों के गरीब कल्याण के लिए खर्च होता है, इसलिए वह उसका सम्मान होना चाहिए, वो दान करदाता के रूप में जाना चाहिए। यह सरकार पे भरोसा है
कि 3.6 करोड़ रिटर्न 2013-14 में भरी जाती थी, आज के दिन में इतना बड़ा विश्वास लोगों का है मोदी सरकार की नीतियों में, माननीय प्रधानमंत्री जी पे, कि यह रिटर्न 3.6 से 6.5 6.5 करोड़ रिटर्न की संख्या हो गई। यह भरोसा और विश्वास बढ़ा है। इस आंकड़ों को कहां से झुटलाओगे? और उसी का नतीजा है कि जो 2013-14 में जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो था वो 5.6% था, जो अब जाकर के डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी 6% हो गया है। वह इनडायरेक्ट टैक्स 2013-14 में 4.4% होता था, अब 5.1%, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों जीडीपी से अगर रेशियो मिलाएंगे तो लगातार बढ़ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि लोग, देश में आर्थिक समृद्धि भी आ रही है और लोग टैक्स भी उसको दे रहे हैं। और महंगाई की बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जब कोविड का संकट आया और कोविड के संकट के समय, यूक्रेन रशिया की लड़ाई के समय, विश्व भर के जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। और अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी की इन्फ्लेशन उस समय यूके का 93% था, जर्मनी का 62% था, भारत का केवल 16% था। फूड प्राइस इन्फ्लेशन उस समय जर्मनी का 35% था, यूएस का, अमेरिका का 25% था, भारत का 15% था। ओवरऑल जीडीपी उस समय अमेरिका की 8.1% थी, यूके की 8% थी, भारत की 6.9% ओवरऑल इन्फ्लेशन। यह स्थिति भारत की थी। भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन्फ्लेशन को लगभग कंट्रोल में रखा और भारत की आर्थिक विकास गति भी तेजी से उस समय भी आज के दिन में रही। जब यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को नहीं संभाल पाया, अमेरिका के देश ने नहीं संभाल पाया। बांग्लादेश की मैं बात नहीं करता, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यह तो बर्बादी हो गए। श्रीलंका, जब वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये अपनी अर्थव्यवस्था यह देश नहीं संभाल पाए, उस समय अगर अर्थव्यवस्था कहीं की संभली तो भारत की संभली और मोदी जी के नेतृत्व में संभली। और उसी का नतीजा है, यूपी वाले तो है नहीं, इनके समय तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन होती थी, 13% 2009-10 में डबल डिजिट की लगातार इन्फ्लेशन। आज बैंकों की स्थिति इतनी सुधर गई है कि बैंक अपने पैर पे चलने लगे, पैर पे खड़े हो गए हैं, दौड़ रहे हैं। यूपीए के समय में क्या था, एक तरफ उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, बैंकों से कहा जाता था कि लोन देते रहो, एनपीए को स्टैंडर्ड लगातार बनाते रहो, लगातार लोन देना, जीडीपी नीचे जा रही है लेकिन लोड बढ़ रहा है, सर्कुलेशन में उसको एक की टोपी दूसरे में घुमा रहे हैं। फिर भी नए इंस्ट्रूमेंट ले आकर के जो सब स्टैंडर्ड लोन होते थे उसको स्टैंडर्ड दिखा करके यह सिलसिला चल रहा था फोन बैंकिंग के सिस्टम। उसका कारण क्या हुआ कि जब आप लोन देते तो 2-3-4 साल में धीरे धीरे वो एनपीए बनता, एक साल में तो नहीं बनता। एनपीए बनना शुरू हो गया और 2013 कैलेंडर में देखें तो 50% एनपीए उसमें बढ़ा, मतलब 92,398 करोड़ से 1,38,613 करोड़, मतलब एनपीए का ग्राफ यूपीए के समय से बढ़ना शुरू हुआ। और एनडीए के शुरू के साल में क्योंकि लोन आपने बैड लोन दिए थे वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और वह आकर के ग्रास एनपीए 2018 में 11.5 हुआ। यह प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं और उनकी नीयत है। वो आईबीसी 2016 यह कानून भी ले आए। उसके अलावा यह भी कहा कि देखो भाई, अगर लोन लेकर के इधर उधर हुआ तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सारे सिस्टम को टाइट किया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद हुआ, सही लोगों को लोन मिलना शुरू हुआ, बैलेंस शीट क्लीन होनी शुरू हुई। और मान्यवर, यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज एनपीए, ग्रॉस एनपीए 3.9% है और नेट एनपीए है 1% से कम 0.61%। यह इतना बड़ा सुधार आया है। हर बजट में पहले या सप्लीमेंट्री बजट में आता था कि बैंकों को
बैंकों को कैपिटल देना है, इसलिए कैपिटल देना है, नहीं तो बैंक अपना जो है उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है, वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। 5 सालों में बैंकों को 2,10,000 करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन के रूप में दिया गया, लेकिन अब बैंक अपने पैरों पे खड़े हैं, दौड़ रहे हैं। अब बैंकों को 1 रुपए भी कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। यह सरकार की इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। आज बैंक क्रेडिट हाईएस्ट है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वह भी 75% पे है। मैं कह सकता हूं बदलते भारत की बदलती तस्वीर इतनी अच्छी है कि हम जो हमारा विकास दर है वो 7% के आसपास है। हम निरंतर जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, शीघ्र हम बहुत मजबूत स्थिति में हम होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। माननीय, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो हमने सप्तऋषि की बात की, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कई सालों से हम लोग सुनते रहे 6 दशक से कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय होना चाहिए। लोग जापान जाते थे, जर्मनी जाते थे, चाइना जाते थे, कहते क्या इतनी बढ़िया सड़कें हैं। यहाँ पे सड़कें थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया गया। अब उसके बाद इसलिए उस समय कैसे ध्यान देते, 2013-14 में नेशनल हाईवे में 7,300 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए रखा गया, केवल 7,300 करोड़ रुपए। आज नेशनल हाईवे के लिए जो पैसा रखा गया है 2,58,000 करोड़, 36 गुना अधिक। और इसी का नतीजा है कि यहाँ मेरठ पहले 3 घंटे लगता था, अब आप 40 मिनट पहुंच जाओ। अभी ये दौसा में 5 से 6 घंटा लगता था। प्रधानमंत्री जी दौसा में एक्सप्रेस हाईवे का 12 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं, अब आप फिर 2-2.5 घंटे वहां पहुंच जाओ। देश के कोने कोने में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैला हुआ है, लोगों को कम समय आने जाने में लगता है, या किसानों के लिए भी लाभकारी है। उनका फसल भी है, सब्जी भी है, सब कुछ का ट्रांसपोर्टेशन शीघ्र हो जाता है। और यह देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से वरदान है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप खर्च करते हो तो वह आपकी जो एक तो आपके देश में आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है, उसके साथ साथ आपकी जो अर्थव्यवस्था उसकी जो चक्र है वो कई गुना घूमता है। जब आप रोड के लिए मान लीजिए पैसा देते हैं, तो आप रोड के लिए अगर पैसा दिए तो वो सीमेंट खरीदेगा, सीमेंट वाला कंक्रीट खरीदेगा, कंक्रीट वाला लेबर को पेमेंट करेगा, तो 2 से 3 गुना जो मनी है उसका सर्कुलेशन होती है। इसलिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले कितना 3.94%, फिर 4.3 लाख करोड़ रुपए, फिर 7.5 लाख करोड़ रुपए, इस बजट में सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतना बड़ा सोच का व्यक्ति कोई हो नहीं सकता जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इस बजट में 33% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के उन्होंने रखा। यह सोच सामान्य सोच नहीं है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को जो शुरू है, उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो भटकी और पेंडिंग प्रोजेक्ट से उसको सही दिशा में ले आने का काम, शीघ्र उसका काम पूरा वह भी किया। पहले 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, अब 37 किलोमीटर बना। देश की आजादी के बाद केवल 97,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, अब 1,41,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे की सड़कें बन गई। रेलवे देश की लाइफ लाइन है, करोड़ों लोग रेलवे में चलते हैं कि रेल की पटरियों का भी विस्तार होना चाहिए, उसके साथ ट्रेन भी सुविधाजनक होनी चाहिए। कई ट्रेनों की लगातार सांसद लोग भी मांग रखते हैं, देश की जनता भी मांग रखती है। 2013-14 में बताऊं मैं, रेल का बजट 28,174 करोड़ होता था, और 2013-14 में 28,174 करोड़ का जो बजट है, इस बजट को देखेंगे तो यह बजट 2,41,000 करोड़, मतलब 9 गुना रेल के बजट के बढ़ोतरी करेगी, 9 गुना। तो पहले तो इसके बारे में मंत्री तो बड़े बड़े, कभी बिहार के मंत्री, कभी यहाँ, सब लोग रेलवे मंत्री ही बनना चाहते थे, लेकिन रेलवे के लिए कुछ किया नहीं। आज वंदे भारत ट्रेन की क्या चारों ओर प्रशंसा हो रही है, सब सांसद लोग वंदे भारत ट्रेन मांग रहे हैं। और एयरपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का जो नागरिक है, जो चप्पल में पहनता है,
उसको भी एरोप्लेन में चलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमको खड़ा। हवाई चप्पल, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको भी प्लेन में चलना चाहिए, ऐसी हवाई जहाज में, ऐसा हमको व्यवस्था करना है। एयरपोर्ट केवल 2014 तक 74 ही थे, वो 74 एयरपोर्ट हमारी सरकार में 142 बने और इस बजट में कहा 50 और नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। देश के कोने कोने में एयरपोर्ट की सुविधा होगी। राज्यों के लिए भी मैं वित्त मंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि हमारे जो अलग देश के सभी राज्य हैं उनको भी विश्वास करके, उनको भी साथ में लेकर के जो 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों के लिए रखा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अब 1,30,000 करोड़ रुपए, 30% की वृद्धि, बहुत बड़ी वृद्धि होती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिले, 10,000 करोड़ रुपए। इसके साथ एक बड़ी योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और मैं बताना चाहूंगा। पोर्ट है, कोल है, स्टील है, फर्टिलाइजर है, फूड ग्रेन इत्यादि हैं। इनके लिए एंड टू एंड संपर्क साधने के लिए यह सोचा गया है कि जब तक इनको एंड से एंड संपर्क नहीं बनाएंगे तो इसमें एक देश का विकास में और तेज गति से नहीं हो सकता। इसे 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जिनमें 75,000 करोड़ रुपए का यह इन्वेस्टमेंट होगा। या लॉजिस्टिक, इस प्रकार से लॉजिस्टिक तैयार किए जाएंगे। मैं बाकी हमारे सदस्य तो कुछ बारे में बोलेंगे, कुछ अन्य विषय में एक डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि देश के जो आय करदाता है, जिसको हम दान करदाता कहना चाहिए, क्योंकि उनका जब पैसा आता है तो गरीबों का मकान बनता है, एलपीजी कनेक्शन बनता है, इसलिए वो दान करदाता है, उनका सम्मान होना चाहिए। और 3.6 करोड़ से अब 6.5 करोड़ रुपए रिटर्न हो गई है। हमको याद है कि ये इनकम टैक्स के कॉरिडोर में क्या होता था, इनकम टैक्स के ऑफिस में क्या होता था। आय करदाता बेचारा जाता था अपना इनकम टैक्स असेसमेंट कराने के लिए, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था। उस कॉरिडोर में, भाई सुनो, उस कॉरिडोर में उसको बैठने, 2 मिनट, उस कॉरिडोर में उसको बैठने की जगह नहीं मिलती थी, वो ह्यूमिलेशन फील करता था। तो उसके बाद 2019 में फेसलेस स्कूटी ले आई गई, 2020 में फेसलेस अपील ले आया गया और 2021 में फेसलेस ट्रिब्यूनल ले आया गया। यह व्यवस्था शुरू की गई। आज जो 100 GCIT की घोषणा हुई है, उससे हम कह सकते हैं कि शीघ्र से शीघ्र लोगों का केस की स्क्रूटनी भी खत्म होगी। मध्यम वर्ग के लिए इससे बड़ी तोहफा क्या हो सकता है कि उनके 7 लाख रुपए तक उनको छूट की घोषणा हुई है। 7 लाख रुपए की जो उनकी छूट की घोषणा हुई है, यह प्रधानमंत्री जी को हम लोग इसके लिए अभिनंदन करना चाहते हैं। एक ही चीज बताऊंगा, 2013-14 का अगर देखें तो 2013-14 का अगर टैक्स स्लैब ले तो 70,000 रुपए 7 लाख रुपए तक टैक्स लगता था। अब आज के दिन में, अगर आज के दिन के नया टैक्स रिजीम देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी मध्यम वर्ग जिसकी 7 लाख रुपए इनकम है उसको 70,000 रुपए बचेगा। मतलब मध्यम वर्ग को 7,000 रुपए हर महीने की बचत इस बजट के माध्यम से है। 7,000 रुपए हर महीने बजट। या इसमें 39,000 कंप्लायंसेज भी खत्म हुए और 3400 कानूनों को समाप्त किया गया। इसके अलावा समय की कमी है, एमएसएमई के सेक्टर में बहुत काम हुआ, रोजगार के क्षेत्र में। अब मैं अंत में एक बात कह के समाप्त करना चाहूंगा कि यह विकसित भारत 2027 की इस बजट में रूपरेखा रखी गई है। भारत की बदलती तस्वीर को इसमें झलक दिखती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वह निर्णायक नेतृत्व है, निर्णय लेने वाले हैं, लोकप्रिय नेतृत्व है और उसी के साथ साथ अगर जो विश्वास और भरोसे वाला नेतृत्व है, त्यागी और तपस्वी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व को 10-20 साल में नहीं जन्म लेता, ऐसा नेतृत्व 100 साल में एक बार जन्म लेता है। नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व लिया है, एक पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी पे सटीक बैठता है, जो राष्ट्र के बारे में सदैव सोचते हैं। राष्ट्र ही आराधना है, राष्ट्र ही मेरा सुधर्म, राष्ट्र ही बस वंदना है, राष्ट्र ही मेरा सुकर्म, राष्ट्र को ही
हूं समर्पित। मैं मेरे मन कर्म वचन राष्ट्र सबका राज सबके राष्ट्र को सत सत नमन। Dr. या Shantanu Sen. Sir, very good evening to one and all on behalf of my party